सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज से हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है मशीन डिज़ाइन की। तो आपके बीटीई के सिलेबस के अकॉर्डिंग मशीन डिज़ाइन में जो जो टॉपिक्स हैं, हम अलग अलग वीडियोस के थ्रू आपको वो टॉपिक समझाएंगे। सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर किए हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मशीन एलिमेंट्स, जनरल डिज़ाइन प्रोसेस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड जनरल मेथड कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन। इसका मशीन डिज़ाइन का मतलब क्या है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन में बी डिफाइंड एज द इटरेटिव डिज़ाइन मेकिंग एक्टिविटी टू क्रिएट द प्लान्स बाय विच रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू सिस्टम्स, प्रोसेस एंड और डिवाइसेस टू परफॉर्म द डिजायर्ड फंक्शन टू मीट ह्यूमन नीड्स। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक एक्टिविटी है प्लान्स क्रिएट करने की। कौन से प्लान्स? वे प्लान्स जिससे हम जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम कुछ सिस्टम्स में, कुछ प्रोसेस में या कुछ डिवाइसेस में कन्वर्ट कर सकें एक डिज़ायर्ड फंक्शन के लिए, या फिर जिस भी फंक्शन के लिए हमें वो मशीन बनानी है, जिस भी काम के लिए बनानी है उसके लिए, जिससे ह्यूमन नीड्स, जिससे हमारी जो नीड्स है वो पूरी हो सके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मशीन एलिमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मशीन होती क्या है। एक मशीन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है स्टेशनरी और मूविंग पार्ट्स का, जिसको कुछ यूज़फुल पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट मतलब बनाया गया है। वो पर्पस कौन कौन से हैं कि जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और यूटिलाइजिंग मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना और उसको यूटिलाइज करना। इसीलिए मशीन्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले वो मशीन्स आती है जो मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करती है, जिनको हम प्राइम मूवर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आईसी इंजन्स, गैस टर्बाइन, स्टीम इंजन्स। दूसरे नंबर पे वो मशीन्स आती है जो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है, इनको हम कन्वर्टिंग मशीन्स कहते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर, एयर पम्प्स, हाइड्रोलिक पम्प्स ये आते हैं। और तीसरे नंबर पे वो मशीन आती है जो मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज करती है, जैसे कि लेथ, ग्राइंडर, मिलिंग मशीन और बाकी जितने भी मशीन टूल्स हैं वे। सभी मशीन्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स या पार्ट्स होते हैं। अब ये जो मशीन एलिमेंट या पार्ट है वो या तो अलग से ही एक सेपरेट वन हो सकता है या फिर उसी मशीन का इंटीग्रल पार्ट हो सकता है। तो जो ये मशीन एलिमेंट है ये भी 2 पार्ट में क्लासीफाई हैं। पहला जनरल पर्पस एलिमेंट्स एंड सेकंड स्पेशल पर्पस एलिमेंट। जनरल पर्पस एलिमेंट्स में नट बोल्ट्स, कीज, एक्सल शाफ्ट्स, कपलिंग, बियरिंग ये सब आती है। और स्पेशल पर्पस एलिमेंट्स में पिस्टन, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, पुश रोड्स, कनेक्टिंग रोड्स ये आती है। जो मेन फंक्शंस करते हैं वो एलिमेंट्स आते हैं। जर्नल पर्पस एलिमेंट भी 2 पार्ट में क्लासीफाई है। पहला फास्टनर्स एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ रोटरी मोशन ड्राइव। फास्टनर्स के अंदर बोल्टेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट एंड वेल्डेड जॉइंट्स आते हैं। और एलिमेंट्स ऑफ रोटरी मोशन ड्राइव में बेल्ट्स, रोप्स, गियर्स, चेन्स, कपलिंग्स ये सब आती है। तो बात है द मशीन एलिमेंट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एक मशीन एलिमेंट का। सबसे पहले आती है स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, वियर रेजिस्टेंस, मिनिमम डायमेंशन एंड वेट, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, सेफ्टी, कंफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। इन सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक जो भी मशीन पार्ट है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो हो कि वो फेलियर को अवॉइड कर सके। फेलियर किसी वजह से होता है, हो सकता है या तो फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है या फिर जनरल यील्डिंग की वजह से हो सकता है। सेकंड आती है रिजिडिटी। रिजिडिटी का जैसे आपको मतलब पता है कि रिजिडिटी मीन्स कि वो पार्ट जो जिसके ऊपर फोर्सेस का कोई इफेक्ट ना पड़े, वो अपना साइज एंड शेप चेंज ना करे। ए मशीन कंपोनेंट शुड बी रिजिड। इन इफेक्ट इट शुड नॉट डिफ्लेक्ट और बेंड टू मच ड्यू टू फोर्सेस और मूवमेंट्स दैट एक्ट ऑन इट। मतलब कि एक मशीन कंपोनेंट रिजिड होनी चाहिए, उस पर कितनी भी फोर्स लगे या मूवमेंट लगे कि कुछ भी उस पर एक्ट करे, वो ना तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो ना ही बेंड हो। थर्ड इज वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक मशीन पार्ट्स वियर ना हो। अगर वे वियर हो जाएंगे तो जो उनका मेटिंग पार्ट है वे उससे कॉन्टैक्ट लूज कर देंगे, जिससे जिस फंक्शन के लिए वो पार्ट बनाया गया है, जिस मोशन के लिए बनाया गया है, वो सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियर सच एज अब्रेसिव वियर, कोरोसिव वियर एंड पिटिंग। सरफेस हार्डनिंग कैन इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ द मशीन कंपोनेंट सच एज गियर्स एंड कैम्स। सरफेस हार्डनिंग करके हम वियर रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मिनिमम डायमेंशन एंड वेट। इसका मतलब क्या है कि एक जो मशीन एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग भी होगा, रिजिड भी होगा, वियर रेजिस्टेंट भी होगा। इसी के साथ साथ हमें उसका वेट भी कम रखना है और उसकी डायमेंशन भी कम रखनी है।
ए मशीन पार्ट विद मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन एंड वेट विल रिजल्ट इन मिनिमम मटेरियल कॉस्ट। अगला आता है मैन्युफैक्चरेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि द शेप एंड मटेरियल ऑफ द मशीन पार्ट शुड बी सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद मिनिमम लेबर कॉस्ट। कि जो मशीन का मटेरियल है और जो शेप है उस मशीन पार्ट की, वो हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम कॉस्ट लगे, हमें मिनिमम लेबर कॉस्ट लगे हमें उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अगली आती है सेफ्टी। जो मशीन पार्ट की हम शेप और डायमेंशन रखेंगे, जो भी रखेंगे, तो एक डिज़ाइनर को कम से कम ये तो ऐसी तो डिज़ाइन करनी है मशीन को कि जो ऑपरेटर है उसको सेफ्टी प्रोवाइड हो सके, उसको सेफ्टी मिले। अगला आता है कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स। ए मशीन पार्ट शुड कन्फर्म द नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कवरिंग इट्स प्रोफाइल, डायमेंशन, ग्रेड एंड मटेरियल। मतलब कि एक मशीन पार्ट जो भी नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको कंफर्म करे, उन्हीं के स्टैंडर्ड्स के अंडर हो। नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट ए मशीन पार्ट विल परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन अंडर डिजायर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ए मशीन पार्ट शुड बी रिलायबल, इन इफेक्ट इट शुड परफॉर्म इट्स फंक्शन सेटिस्फैक्टरली ओवर इट्स लाइफ टाइम। रिलायबिलिटी का मतलब है कि हर मशीन पार्ट की एक लाइफ होती है, तो वो मशीन पार्ट जिस काम के लिए, जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, वो उस फंक्शन को परफॉर्म करे उसके लाइफ टाइम तक। इसी को रिलायबिलिटी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेबिलिटी। इट इज़ द ईज विद विच ए मशीन पार्ट कैन बी सर्विस्ड और रिपेयर्ड। और हाँ, हमें ऐसे पार्ट बनाना है कि हम उसको बाद में सर्विसिंग कर सकें या उसको रिपेयर कर सकें। अगला आता है जर्नल डिज़ाइन प्रोसेस। द इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस इज अ कॉमन सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट इंजीनियर यूज इन क्रिएटिंग फंक्शनल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि देखो, हर काम को करने के ना कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि आप अगर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसके भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी जो फॉर्म फिलिंग है, फिर डिटेल्स डालनी है, फिर मतलब आपको हर काम एक स्टेप में करना पड़ता है। तो उसी तरह एक मशीन को जब आप डिज़ाइन करते हो उसमें भी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूँ, उसी को जनरल डिज़ाइन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है, मैं एक एक करके इन प्रोसेस को बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको वो मशीन बनानी क्यों है, आपको प्रोजेक्ट पे काम करना क्यों है, उसकी नीड क्यों है। फिर सेकंड आता है डू बैकग्राउंड रिसर्च। उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस मशीन के ऊपर आपसे पहले जिन जिन ने काम किया है उनके एक्सपीरियंस से सीखो कि उन्होंने क्या गलती की थी, कौन सी चीज़ उन्होंने नहीं की जो मैं कर सकता हूँ। ऐसे थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी। अगला आता है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट का मतलब है कि वो जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, जो भी मशीन आप बनाओगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या मैं सॉल्यूशन बना सकता हूँ, क्या क्या मैं उसमें इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्या क्या उसके लिए ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन। ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस का मतलब है कि उस प्रोजेक्ट के लिए जितने पॉसिबल हो सके, जितने हो सके, जितने आप कर सके उतने सॉल्यूशंस बनाओ, उतने सॉल्यूशंस देखो एंड चूज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। जो भी आपने सॉल्यूशन देखे उस प्रोजेक्ट के लिए, उस जो आप उसमें कर सकते हो, उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। बाकी जो रिक्वायरमेंट को इतनी ज़्यादा मीट नहीं कर रहे उनको आपको रिजेक्ट करना है। फिर अगला आता है डेवलप द सॉल्यूशन। फिर जो भी आपने सॉल्यूशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट किया होगा, उसमें अगर कुछ डेवलपमेंट हो सकती है तो उसको डेवलप करो। द बिल्ड ए प्रोटोटाइप। फिर आपने जो सॉल्यूशन सिलेक्ट किया होगा, जो उसमें डेवलपमेंट की होगी, फिर उसका एक प्रोटोटाइप बनाना है आपको। प्रोटोटाइप से आपको एक ऑपरेटिंग वर्जन मिल जाता है अपने सॉल्यूशन का। अक्सर हम इसको जो भी हम फाइनल वर्जन में बनाएंगे उससे कुछ अलग मटेरियल से बनाते हैं। प्रोटोटाइप्स क्या होती है? ये की स्टेप होती है। आपको जो फाइनल सॉल्यूशन का डेवलपमेंट होती है उसका एक तरह से की स्टेप आपको पता चल जाएगा कि अब मैं अगर इस सॉल्यूशन को फॉलो करूँगा तो ये ऐसे काम करेगा। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। फिर आता है टेस्ट एंड रीडिज़ाइन। द डिज़ाइन प्रोसेस इन्वॉल्व्स मल्टीपल इटरेशंस एंड रीडिज़ाइन ऑफ योर फाइनल सॉल्यूशंस। फिर आपने जो भी प्रोटोटाइप बनाया है या फिर जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है उसको टेस्ट करके, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हो, कुछ उसमें सही नहीं हो, तो आप उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आता है कम्युनिकेट रिजल्ट। आपका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करो फाइनल रिपोर्ट में। मतलब कि वही कि दूसरों से पूछो, अगर वे आप कुछ अच्छा सजेस्ट कर सकें जो आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करो और आपकी मशीन थोड़ी बेटर बन जाए इससे भी। तो ये तो मैंने बता दिया जनरल डिज़ाइन प्रोसेस। अब अगला पे आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट ए मटेरियल एग्जिबिट्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस।
इनका मतलब है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मटेरियल एग्जिबिट करती है जब भी उसके ऊपर कोई हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो देखते ही कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग और यील्डिंग। स्ट्रेंथ वो एबिलिटी है मटेरियल की जो फ्रैक्चर को रेजिस्ट करती है। जो भी एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई है, एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की है, उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होना था उसको रेजिस्ट करती है, उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगली आती है स्टिफनेस। स्टिफनेस वो एबिलिटी या प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है। मतलब कि मटेरियल में फोर्स भी लगेगा, उसमें स्ट्रेस भी डेवलप होंगे, लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं होगा। वो स्टिफनेस की वजह से ही होता है। जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होती है मटेरियल उतना ज़्यादा रिजिड होता है। अगला आती है इलास्टिसिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें हमारा जो मटेरियल है वो अपनी शेप रीगेन कर लेता है डिफॉर्मेशन के बाद भी, जब भी हम उस पर से लोड रिमूव करते हैं। मतलब कि हमने किसी मटेरियल पे फोर्स लगाया, उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन जैसे ही हमने वो लोड हटाया तो जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो हट गया। मतलब जो हमारा मटेरियल था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ओरिजिनल शेप पे आ गया। ये उसकी इलास्टिसिटी की वजह से होता है। अगली है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी से एकदम उल्टी है। मतलब उसमें क्या आता है, इलास्टिसिटी में अपनी शेप रिगेन कर लेता था मटेरियल डिफॉर्मेशन के बाद, लेकिन प्लास्टिसिटी में वो अपनी शेप रिगेन नहीं कर सकता। एक बार डिफॉर्मेशन हो गया तो वो हो गया, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है उसमें। प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच रिटेन्स द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर लोड परमानेंटली। अगला आता है डक्टिलिटी। Ductility is the property of a material enabling it to be drawn into a wire with the application of tensile force. Ductility वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो हमारे जो मटेरियल है उसको वायर्स में कट करने के लिए इनेबल या अलाउ करती है। अगला आता है ब्रिटलनेस। लैक ऑफ डक्टिलिटी इज नोन एज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब है कि ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिससे मटेरियल हमारा ब्रेक हो जाता है। उस पर अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, हल्की सी डिफॉर्मेशन हो गई, उसमें हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाता है। अगली आती है मेलेबिलिटी। ये एक स्पेशल केस है डक्टिलिटी का। अब डक्टिलिटी में क्या था, हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते थे मटेरियल को, लेकिन मेलेबिलिटी में हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ ए स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी विच परमिट्स मटेरियल टू बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। अगली आती है टफनेस। टफनेस क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट। टफनेस को हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह से एनर्जी एब्जॉर्बर है। जो भी इम्पैक्ट लोडिंग होती है उससे जो फ्रैक्चर होने वाला होता है या फिर जो भी डैमेज होने वाला या डिफॉर्मेशन होने वाला था, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो हमारी जो व्हीकल्स होती है ना, जो बॉडी होती है, कार बॉडी होती है, जैसे मान लो कि कार की बॉडी है, उसको हम ज़्यादा टफ बनाते हैं एज कम्पेयर टू हार्ड। क्योंकि अगर उसका कभी एक्सीडेंट हो तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी कार का या बाइक का एक्सीडेंट होता है तो उस पर उसकी बॉडी पे डेंट पड़ता है। वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है, डेंट पड़ता है। वो टफनेस की वजह से होता है क्योंकि उसकी बॉडी को टफ बना जाता है। अगली आती है मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी का मतलब है कि मटेरियल हमें ऐसा चूज़ करना है, मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि हम उसको ईजिली कट कर सकें, उसको हम जिस भी फंक्शन के लिए वो पार्ट बनाना है हमें, उसको हम ईजिली बना सकें। अगला आता है रेजिलेंस। रेजिलेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड टू रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड्स। रेजिलेंस वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और शॉक और इम्पैक्ट लोड्स को रेजिस्ट करती है। नेक्स्ट वन इज क्रीप। क्रीप बहुत इंपॉर्टेंट आती है अगर हम कोई कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं। क्रीप क्या होती है, जब भी हम एक मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट स्ट्रेस पे सब्जेक्ट करते हैं, मतलब रखते हैं बहुत ही लंबे समय तक, तब उसके अंदर क्रीप होता है। मतलब कि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, चाहे वो फोर्स अल्टीमेट स्ट्रेस से कम ही क्यों ना हो। चाहे वो स्ट्रेस जो है, जो भी जिस भी स्ट्रेस की वजह से वो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ है, वो अल्टीमेट स्ट्रेस से कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय के लिए लग रही थी, तो इस वजह से डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अगला आता है फटीग। फटीग इज द रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मेटल ड्यू टू डायरेक्ट लोड वेरिएशंस। फटीग कैसे समझते हैं कि जो रिपीटेड लोडिंग और अनलोडिंग होती है, हम बार बार अपने किसी मटेरियल पर फोर्स लगा रहे हैं, फिर अनलोड कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, फिर अनलोड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके अंदर हल्के हल्के उसमें क्रैक्स पड़ने लगेंगे और वो एकदम से ब्रेक हो जाएगा, बिना किसी हमें पता भी नहीं चलेगा वो कब ब्रेक हो गया। तो कोई नहीं चाहता कि उसके मटेरियल, उसकी जो मशीन है वो फिर उसमें फटीग फेलियर हो, क्योंकि इसका हमें पता भी नहीं चलता है फटीग फेलियर कब होता है। तो फटीग फेलियर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई मशीन डिज़ाइन करते हैं तो। अगला आता है हार्डनेस। हार्डनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल एंड हैज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ मीनिंग। हार्डनेस का मतलब है कि स्क्रैचेस, एब्रेशन, पेनिट्रेशन, इनको रेजिस्ट करना। अगला आता है जर्नल मेथड्स कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन।
कौन कौन से मेथड्स हमें कंसीडर करने हैं मशीन डिज़ाइन में। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ लोडिंग एंड स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द लोड, मतलब कि किस टाइप के लोड उस पर एक्ट करेंगे और उन लोड की वजह से कौन कौन से स्ट्रेस आएंगे। तो सबसे पहले देखो लोड क्या होता है। लोड एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसको अगर हम किसी मशीन पार्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो या तो प्रोड्यूस करेगा या प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, या फिर उस जो पार्ट है उसके मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। दो में से एक काम करेगा वो फोर्स। द मशीन मेंबर आर सब्जेक्टेड टू वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेस। सबसे पहले तो उसका मशीन का जो सेल्फ वेट होता है उसकी वजह से उसके अंदर कुछ स्ट्रेस आता है। फिर जो उसके रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है उसकी इनर्शिया की वजह से। देन जो पावर ट्रांसमिट कर रही है, जो पावर ट्रांसमिशन है उसकी वजह से। एंड देन चेंज इन नेचर लाइक टेम्परेचर। अगला आता है मोशन ऑफ द पार्ट्स। जो सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है किसी भी मशीन का वो सबसे ज़्यादा उसके जो पार्ट्स हैं उसके सिंपलेस्ट अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। सिंपलेस्ट अरेंजमेंट करके हमें जो भी मोशन चाहिए वो मिल जाए। अब मोशन हमें कौन कौन सा मिलता है। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर यूनिडायरेक्शनल और रेसिप्रोकेटिंग मोशन आते हैं। फिर कर्विलिनियर मोशन, इसके अंदर रोटेरी, ऑक्सीलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन आते हैं। फिर कांस्टेंट स्पीड जिसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। एंड देन कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये सब आते हैं। अगला है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। The selection of material for a part depends upon the forces that are acting on that part and stresses develop on that। किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उस पार्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे और कौन कौन से स्ट्रेस उस पर डेवलप होंगे। देन आता है फॉर्म एंड साइज ऑफ पार्ट्स। बेस्ड अपॉन द स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द पार्ट द साइज एंड फॉर्म शेप ऑफ अ कंपोनेंट इज टू बी डिजाइन। उस पार्ट पे जो भी स्ट्रेस एक्ट करेगी उसके बिना पे हम साइज़ और फॉर्म को उस कंपोनेंट के साइज़ और फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। देन आता है लुब्रिकेशन। जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के अंदर उनके बीच में काफ़ी हीट डिसिपेट होती है तो उनको ठंडा रखना ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर वही क्रीप फेलियर होगा। ए डिज़ाइन इंजीनियर शुड ऑलवेज प्रोवाइड ए बेटर मीन्स ऑफ लुब्रिकेशन बिटवीन द पार्ट्स। अगला आता है ऑपरेशनल फीचर्स। ऑपरेशनल फीचर्स क्या होते हैं। द डिज़ाइनर शुड ऑलवेज कंसिडर द ऑपरेशनल फीचर्स ऑफ द मशीन, मतलब कि एक डिज़ाइनर को हमेशा जो ऑपरेशनल फीचर्स हैं मशीन के उनको कंसीडर करना है। सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे जो स्टार्ट बटन है, कंट्रोलिंग लीवर्स, स्टॉप बटन, उनको हमें ऐसे डिज़ाइन करना है कि जो ऑपरेटर है वो उसको ईजिली हैंडल कर सके। अगला आता है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। यूजिंग द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड पार्ट्स लाइक बोल्ट्स, नट्स, वॉशर्स, गियर्स, पुलीज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मशीन एंड ऑल्सो इट सिंप्लीफाइज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब कि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड पार्ट्स को हम यूज़ करके मशीन का कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। द डिज़ाइनर शुड ऑलवेज गो फॉर सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज। अगली आती है सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन। देखकर कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनको ऑपरेट करना थोड़ा रिस्की पड़ जाता है, थोड़ा डेंजरस होता है। अगर हम उसको मैक्सिमम स्पीड पे ऑपरेट करेंगे तो थोड़ा वो डेंजरस होगी। तो डिज़ाइनर को ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी ऑपरेटर उस मशीन का उसको प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी डिवाइसेस हैं वो प्रोवाइड कराए। अगली आती है वर्कशॉप फैसिलिटीज़। कि डिज़ाइनर को ये भी ध्यान रखना है कि उसकी जो वर्कशॉप है उस वर्कशॉप में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या डिवाइसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रख के उसको कोई मशीन डिज़ाइन करनी है। अगला आता है नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो जितने भी नंबर ऑफ़ पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ़ पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड द डिज़ाइनर हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइनिंग ऑफ पार्ट। If the number of components to be manufactured are less, the designer should always look at using the standard shapes and size of parts available to him. However, if the number of components to be manufactured are more, he can go for new product design of the part. अगला आता है cost of construction. कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डिज़ाइनर को हमेशा ये ट्राई करना है कि वो जितना कम हो सके उतना मिनिमाइज़ करे। जो भी उसकी मशीन की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उसको जितना कम हो सके उतना कम करे। अब ये हम स्टैंडर्ड पार्ट्स को यूज़ करके कर सकते हैं या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम यूज़ करके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज असेंबलिंग। Based upon the local conditions and directions of the machine, the designer should design the different components of machine. तो बस यार आज मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है मशीन डिज़ाइन का। थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दी वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।